नमस्कार। एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन से संबंधित जो परिसीमन है उस पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड का जो भूगोल है या उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं, राजनीतिक सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं, किन किन देशों से लगती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि कौन कौन से राज्य जो हैं हमारी सीमाओं को टच करते हैं या किन किन राज्यों की कौन कौन सी जिलों की सीमाएं वो सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सर्वप्रथम उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक सीमा। तो एक डायग्राम बनाते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और फिर कोशिश करेंगे कि जो राज्यों के साथ सीमा रेखाएं हैं वो कहाँ कहाँ उसकी सीमाओं का विभाजन हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो उत्तराखंड का एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। उत्तराखंड के अगर हम टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 53,483 वर्ग किलोमीटर ये उत्तराखंड की कुल सीमा रेखा है और जो देश के लगभग 1.69% यानी 1.69% के आसपास जो टोटल क्षेत्रफल है वो उत्तराखंड का है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 13 जिलों का जो सीमांकन है वो किस प्रकार से होता है, एक छोटा सा डायग्राम बना करके और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका पूरा परिप्रेक्ष्य है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा जिला तैयार हो जाता है, यह है हरिद्वार का जिला। इसके साथ ही जो सीमा रेखा लगी है यह है देहरादून की सीमा रेखा। देहरादून से अगर हम थोड़ा सा लाइनिंग कनेक्ट करें और इस प्रकार से 3 जिलों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। उत्तर में उत्तरकाशी का, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टिहरी का जनपद और इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग की सीमा रेखा। यहाँ से लगातार जो मैपिंग बेसिस पर काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम एक लाइनिंग और करें तो यहाँ पर एक जिला आपका और तैयार हो जाता है और यह है पौड़ी का जनपद। पौड़ी की थोड़ा सा आगे से लाइनिंग अगर हम तैयार करें तो एक और जनपद यहाँ पर तैयार हो जाएगा और यह है चमोली। चमोली के पास से एक लाइनिंग इस प्रकार से जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर एक जिला बागेश्वर तैयार हो गया और बागेश्वर के साथ एक पिथौरागढ़ का जनपद ये तैयार हो जाता है। फिर इस प्रकार दक्षिण में इस प्रकार से सीमाओं को कनेक्ट करते हुए बाकी के बचे हुए जो जनपद है वो भी तैयार हो जाते हैं। तो इसमें एक जिला हो गया अल्मोड़ा का, एक इस साइड में हो गया नैनीताल का जनपद, इस साइड में तैयार हो गया चंपावत और ये बन जाता है आपका उधम सिंह। लगातार इस घटनाओं से प्रश्न आपसे किस आधार पर पूछे जाते रहते हैं। एक तो बाहरी सीमाएं जो राज्यों से हमारी जुड़ती हैं, दूसरी राष्ट्र की सीमाएं जो बाहरी देशों से सीमाएं लगती हैं, और तीसरा कई बार आपसे प्रश्न इंटरनल जो आंतरिक जो जिले हैं उनसे भी आपसे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। जैसे अल्मोड़ा की सीमा रेखा किन किन जिलों से लगती है या चमोली की किन किन जिलों से लगती है, सर्वाधिक जिलों से सीमा रेखा बनाने वाला जिला। इस प्रकार से प्रश्नों का आधार उसको भी हम लास्ट में एक बार चर्चा करेंगे। शुरुआत थोड़ा सा बाहरी जो क्षेत्र हैं वो जो जिले हमारी सीमा रेखा बनाते हैं। तो इधर अगर हम देखें तो इस साइड में एक एचपी का जिला है, हिमाचल प्रदेश का। इस साइड में अगर हम देखें तो यहाँ लगभग जो इसका दक्षिण पश्चिमी भूभाग है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। इस साइड में देखें तो नेपाल एक देश है, पड़ोसी देश उत्तराखंड से लगा हुआ, और इसके उत्तर में अगर हम देखें तो ये चीन या जिसको हम तिब्बत का भूभाग कह सकते हैं, लेकिन आज चाइना के अधीन है, चाइना के अधिग्रहण में है, तो इसलिए उसको चाइना ऑक्युपाइड के नाम से हम जान सकते हैं। अब देखते हैं कि किन किन जिलों की सीमाएं रखें और किस आधार पर कनेक्ट होती है। अगर चाइना से हम बात करें तो चीन के साथ उत्तरकाशी की सीमा लगती है,
चमोली की सीमा लगती है और तीसरी पिथौरागढ़ की सीमा रेखा। यानी उत्तरकाशी से लेकर के और पिथौरागढ़ तक जो सीमा रेखा हमारी बनती है वो बनती है चाइना और तिब्बत के साथ। जो भी हमारी चीन के साथ सीमा रेखाएं बनती हैं वो अधिकांशतः दर्रों के माध्यम से बनती है, क्योंकि चीन और जो उत्तराखंड के बीच सीमा रेखा है वो एक घाटियों से कनेक्टेड है। और ये वाला जो भूभाग इसका कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांस हिमालय का भूभाग। यानी चीन और उत्तराखंड की सीमा रेखा या उसका जो भूभाग है वो ट्रांस हिमालय का है। इसके विषय में भी अभी चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया और क्या क्या उसका भौगोलिक विभाजन का विस्तार है। इसके बाद अगर हम नेपाल की देखें तो नेपाल की सीमा जो है पिथौरागढ़ से कनेक्ट होती है, चंपावत से भी लगती है और आंशिक भूभाग इसका जो है वो नेपाल से भी सीमा रेखा का निर्माण करता है। क्योंकि नेपाल जो इस प्रकार से फैला हुआ है, ये नेपाल का विस्तृत क्षेत्र है जो सीमा रेखा बनाता है उत्तराखंड के जनपदों के साथ। सबसे आज की डेट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न, अभी तक जो प्रश्न पूछे जाते थे कि उत्तराखंड की कितने जिलों की जो सीमा रेखा है वो यूपी से बनती थी, इस प्रकार से प्रश्न। लेकिन अब जो है परिपेक्ष प्रश्न का आधार जो है वो भी परिवर्तन हो रहा है और एग्जामिनर कई बार जो है अब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा रेखा जो है वो उत्तराखंड से निर्मित होती है या उत्तराखंड से सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। तो थोड़ा एक डायग्राम देखते हैं किस प्रकार से एचपी और ये वाला भूभाग फैला हुआ है। यहां पर अगर हम देखें तो इस प्रकार से जो है ये हिमाचल प्रदेश की सीमा रेखा बनती है। ये हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है। 3 जिले एचपी के जो है वो उत्तराखंड से सीमा रेखा बनाते हैं। इनमें सबसे पहले अगर हम देखें तो सिरमौर का जिला हो गया। इसके साथ थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पर जो है शिमला, जो उत्तराखंड के 2 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। सिरमौर वाला जिला केवल देहरादून से सीमा रेखा का निर्माण करता है, जबकि शिमला जो है देहरादून और उत्तरकाशी दोनों के साथ सीमा रेखा का निर्माण करता है। और सबसे उत्तर में अगर हम देखें, सबसे उत्तर में जो है किन्नौर का एक और जनपद जो है एचपी का, जो उत्तराखंड से सीमा रेखा बनाता है। तो 2 तरह से प्रश्न इस पर तैयार होंगे। एक तो उत्तराखंड के कितने जिले एचपी से सीमा रेखा बनाते हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर हो जाएगा 2 जिले, एक देहरादून और दूसरा उत्तरकाशी। और दूसरा अगर प्रश्न पूछता है कि एचपी के कितने जिले जो है उत्तराखंड से सीमा रेखा का निर्माण करते हैं, तो एचपी के 3 जिले हो गए। एक हो गया सिरमौर का जिला, दूसरा शिमला का और तीसरा किन्नौर। अब प्रश्न का आधार कुछ भी हो सकता है। अगर आपको जो है मैपिंग सही है, सही तरह से अगर आप मैप डायग्राम बना रहे हो तो उससे आपको प्रश्न किसी भी आधार पर इसमें पूछे। हो सकता है पूछ ले कि सबसे उत्तर का जिला जो एचपी के सीमा रेखा बनाता है उत्तराखंड से, तो फिर हो जाएगा किन्नौर। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जिला 2 जिलों से सीमा रेखा यानी देहरादून और उत्तरकाशी दोनों से सीमा रेखाओं का निर्माण करता है, तो फिर हो जाएगा शिमला। और दक्षिण की सीमा रेखा या देहरादून से सीमा रेखा बनाने वाला जिला तो वो हो जाएगा सिरमौर का। इसी प्रकार से अगर हम जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी 2 तरह से प्रश्न आते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि उत्तराखंड के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा रेखा बनाते हैं, तो फिर इनकी संख्या हो जाएगी 5। और अगर प्रश्न पूछ ले कि उत्तराखंड के कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं, तो फिर हो जाएगा 5। और यूपी के कितने जिले उत्तराखंड से सीमा रेखा बनाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा फिर 7 जिले। 2 अलग अलग जो है प्रश्नों के आधार एग्जामिनर पूछता रहता है। और इनके बीच से भी जब जो है थोड़ा सा और गहराई में अगर प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न जो है काफी विस्तार में पूछ लेता है। इसमें थोड़ा इसके डायग्राम को भी देख लेते हैं कि कैसे कैसे सीमा रेखाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो देहरादून का ये जो दक्षिणी भूभाग है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक जिला सीमा रेखा बनाता है और ये जिला है सहारनपुर। यानी ये भी पूछ सकता है कि सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड से सीमा रेखा बनाता है, तो वो हो जाएगा सहारनपुर का जिला। इसके बाद सहारनपुर से लगा हुआ एक भूभाग जो केवल हरिद्वार से सीमा रेखा बनाता है और इसका नाम है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का जिला जो सीमा रेखा का निर्माण करता है। इसके बाद मुजफ्फरनगर से थोड़ा आगे अगर हम देखें तो सीमा रेखा जो है एक उत्तर प्रदेश का विस्तृत जिला जो उत्तराखंड के लगभग जो है 4 जिलों के साथ जो है सीमा रेखाओं का निर्माण करता है। इस जिले का नाम है
बिजनौर। बिजनौर का जिला। यहाँ अगर हम देखें हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, यानी इतने जिलों के साथ जो है ये सीमा रेखाओं का निर्माण कर रहा है। बिजनौर से थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद का एक जिला जो उधम सिंह नगर से सीमा रेखा बनाता है। मुरादाबाद के बाद थोड़ा सा आगे और देखें तो रामपुर, ये भी सीमा रेखा बनाता है। रामपुर से थोड़ा सा आगे अगर हम जाएं तो यहाँ पर हो गया बरेली, और बरेली से जो है उधम सिंह नगर की एक अंतिम और सीमा इसके बाद लगती है और इसका नाम है पीलीभीत। इस प्रकार से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड के 5 जिलों के साथ सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। उत्तराखंड के जिले अगर हम देखें तो यहाँ पर सहारनपुर की देहरादून से सीमा रेखा लग रही है, हरिद्वार के साथ भी इसकी लग रही है, तो 2 जिले ही होंगे, देहरादून, हरिद्वार। तीसरा जनपद हो गया पौड़ी, चौथा जनपद हो गया नैनीताल। नैनीताल की अगर हम देखें तो आंशिक सीमा ये वाली लग रही है, ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है ये नैनीताल की सीमा जुड़ रही है बिजनौर के साथ। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो उधम सिंह नगर और उधम सिंह नगर की सीमा उत्तर प्रदेश के काफी जिलों से कनेक्ट हो रही है। तो इस प्रकार से कुल 7 जनपद उत्तर प्रदेश के जो सीमा रेखा बनाते हैं उत्तराखंड के जिलों से, और उत्तराखंड के 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। तो प्रश्नों का किसी भी कॉन्सेप्ट में पूछा जा सकता है। अगर आप डायग्राम सेटिंग बनाते हैं तो इसमें आपको प्रश्न कुछ भी पूछे आप क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है पूछ ले आपके कि सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड से सीमा रेखा बनाता है, तो फिर आंसर हो जाएगा इसका पीलीभीत। और अगर प्रश्न पूछ ले सबसे पश्चिमी जिला जो उत्तराखंड से सीमा रेखा बनाता है, तो फिर आंसर हो जाएगा सारण। इसी प्रकार से प्रश्नों का आधार किसी भी तरह से पूछता है। जैसे सर्वाधिक जिलों से सीमा रेखा बनाने वाला उत्तराखंड का जिला, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उधम सिंह नगर जो जिला है वो उत्तर प्रदेश के लगभग 5 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और इसके साथ साथ बिजनौर की आंशिक सीमा जो है वो भी उधम सिंह नगर से कनेक्ट हो रही है। और इसका अर्थ है कि उत्तराखंड से भी सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बनाने वाला जो उत्तर प्रदेश का भूभाग है वो यही पूरा भूभाग है, और सर्वाधिक सीमा रेखा जो है वो उधम सिंह नगर से ही कनेक्ट होती है उत्तर प्रदेश की। अब यहां अगर हम देखें तो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा जो निर्मित कर रहा है वो कर रहा है बिजनौर का जिला। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यूपी का बिजनौर जो है हरिद्वार से लेकर के और उधम सिंह नगर तक सीमा रेखाओं का निर्माण कर रहा है। तो इसी कारण जो है सबसे लंबी सीमा रेखा है इसके द्वारा कनेक्ट होती है। ये प्रश्नों का आधार हो जाता है अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें। दूसरा जो प्रश्न का जो आधार बन जाता है इस पर वो आता है आंतरिक जिलों से। और आंतरिक जिलों में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे जिले हैं जो सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है कि पौड़ी की जो सीमा रेखा है वो कितने जिलों से निर्मित होती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो पौड़ी की जो सीमा रेखा है वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हरिद्वार की सीमा रेखा बनाती है। सीमा रेखा की जब हम लंबाई जोड़ते हैं तो पूरा जिला जो भूभाग उसका दूसरे जिले से जोड़ता है वो पूरी लंबाई होती है सीमा रेखा की। तो इस प्रकार जो है हरिद्वार के साथ जो है सीमा रेखा बन रही है। देहरादून में अगर हम देखें तो दूसरा जनपद जो है वो देहरादून, यहाँ तक इसकी सीमा रेखा देहरादून से जुड़ रही है। तीसरा जनपद अगर हम देखें तो टिहरी, और टिहरी में जो है यहाँ तक इसकी सीमा रेखा बन रही है तीसरा जिला। चौथा जिला अगर हम देखें तो रुद्रप्रयाग की भी आंशिक सीमा जो है ये यहाँ से जुड़ रही है पौड़ी के साथ। पांचवें जिले के रूप में अगर हम देखें तो चमोली का भूभाग जो काफी विस्तृत सीमा रेखा का निर्माण करता है पौड़ी से, ये 5वां जिला हो गया। 6वां जिला अगर हम देखें तो अल्मोड़ा, ये वाला भूभाग, और इसी प्रकार से नैनीताल की सीमा 7वें जिले के रूप में कनेक्ट होती है। अब आप इस प्रकार से किसी भी जिले की सीमा रेखा के बारे में आकलन कर सकते हो। यद्यपि सर्वाधिक 7 जिलों से सीमा रेखा बनाने वाला जो जिला है वो पौड़ी का ही जनपद है। इसी प्रकार से अन्य जनपदों और आप जो है सभी जो सीमा रेखाएं हैं उनके बारे में चर्चाएं कर सकते हैं। जैसे रुद्रप्रयाग की सीमा रेखा किन किन जिलों से लग रही है, तो आंशिक पौड़ी से लग रही है, टिहरी से, उत्तरकाशी से, और यहाँ अगर हम देखें चमोली से।
यानी 4 जनपद जो है इससे सीमा रेखा का निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछे, सबसे बड़ी चीज है आपका डायग्राम बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, लाइनिंग सही होगी तो पूरी सीमाएं रेखाएं जो है बिल्कुल सही तरीके से निर्मित होगी। लाइनिंग अगर थोड़ा सा भी गलत हुई तो वहां पर जो है फिर सीमा रेखाओं में जो है अंतर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप सीमा रेखाओं के बारे में कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। एक प्रश्न आता है जो उत्तराखंड के अंतर्गत जो है पूर्ण आंतरिक जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पूर्ण आंतरिक जिले। पूर्ण आंतरिक जिले ये होते क्या है? तो पूर्ण आंतरिक जिलों की अगर हम बात करें तो जो जिले किसी बाहरी राज्य या राष्ट्र से सीमा रेखाएं नहीं बनाते, यानी केवल अंतर्गत ही जो है जो अन्य जिलों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं लेकिन बाहरी क्षेत्रों में सीमा रेखाओं का निर्माण नहीं करते, उन्हीं को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक जिले। और पूर्ण आंतरिक जिलों में अगर हम देखें तो उत्तराखंड के 4 जनपद हैं, जिनमें 2 गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत रुद्रप्रयाग और टिहरी, इनकी अगर हम सीमाएं देखें तो किसी अन्य से नहीं लग रही। और इसी प्रकार से 2 कुमाऊं के अंतर्गत एक अल्मोड़ा और दूसरा बागेश्वर। तो उत्तराखंड के ये 4 जनपद हैं जो किसी बाहरी राष्ट्र या राज्य से सीमा रेखा नहीं बनाते। बाकी हर राज्यों हर जिलों को आप देखोगे तो इनकी सीमाएं रेखाएं बन रही, जैसे हरिद्वार की, इसी प्रकार से देहरादून की, उत्तरकाशी की, चमोली की देखोगे तो बाहरी पिथौरागढ़, ये सारे ऐसे जिले हैं जो किसी बाहरी राज्य या राष्ट्र से सीमा रेखा का निर्माण कर रहे हैं। तो एक प्रश्न जो है ये भी आपको एग्जाम के दृष्टि से पूछ लिया जाता है। अब आते हैं कि उत्तराखंड का जो ये भूभाग है, ये पूरा जो क्षेत्र है, इसको वर्गीकृत कैसे कैसे किया गया है, कितने भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो उत्तराखंड के अगर हम भौगोलिक विभाजन को देखें तो उत्तराखंड के भूभाग को इस संरचना के आधार पर जो है 8 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला अगर हम भूभाग देखें तो पहला जो क्षेत्र आता है वो आता है ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का भूभाग, या इसको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अब देखो हिमालय अगर हम श्रृंखला देखें तो हिमालय का विस्तार जो है उत्तराखंड के या भारत के क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांशतः भूभाग को फैला हुआ है। ट्रांस का मतलब होता है तिब्बत, और इसका जो है जो भूभाग है जो कनेक्ट होता है ये तिब्बत से भी कनेक्ट होता है, इसी कारण इसको ट्रांस हिमालय समझेंगे। इसको हिमालय की यद्यपि ये श्रृंखला जो है तिब्बत में नहीं जाती, लेकिन फिर भी इस भूभाग को ट्रांस हिमालय क्यों कहा गया इसको समझेंगे अभी। दूसरा, दक्षिण की ओर अगर हम आए तो हिमालय की वास्तविक जो श्रृंखला होती है वो प्रारंभ होती है महान हिमालय से, या महान हिमालय को बृहद हिमालय भी हम कहते हैं, बृहद हिमालय दूसरा भूभाग इसका है। तीसरा, इसके क्षेत्र को अगर हम देखें तो तीसरा भूभाग कहलाता है लघु या मध्य हिमालय। एक भूभाग ये भी इसका बनता है। चौथे क्षेत्र के अगर हम इसके विभाजन की बात करें तो फिर हिमालय के सबसे दक्षिणी भूभाग जिसको कहा जाता है शिवालिक या बाह्य हिमालय, ये इसका चौथा भूभाग है, शिवालिक या बाह्य हिमालय के रूप में। पांचवा अगर भूखंड इसका देखें तो इसके बाद हिमालय की श्रृंखलाएं समाप्त हो जाती हैं और उत्तराखंड का लगभग जो है मैदानी भाग की शुरुआत यहां से हो जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है ये कहलाता है भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र। समझेंगे एक एक करके कि ये सारी चीजें होती क्या है। छठवें भूभाग के रूप में अगर हम इसके देखें तो छठवां भूभाग दून या द्वार हिमालय। अब ये भूभाग होता क्या है, इसको हिमालय क्यों कहा गया, जबकि मैंने आपको बताया कि हिमालय की श्रृंखला शिवालिक के बाद समाप्त हो गई, परंतु फिर भी जो है ये दून और द्वार ये दोनों हिमालय का भाग क्यों कहा गया, ये हिमालय क्यों कहा गया है, इसको समझेंगे। सातवें भूभाग के रूप में अगर इसके देखें तो इसके अंतर्गत आता है तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र का भूभाग। और आठवां अगर हम विभाजन देखें तो इसमें आ जाएगा गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग, ये क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत। इस प्रकार से राज्य के पूरे भूभाग को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें अलग अलग जो है विभाजन है। सर्वाधिक अगर भूभाग हम देखें तो वो पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत है। इसमें सबसे उत्तरी भूभाग, सबसे पहले हिमालय का एक
दृश्य बना लेते हैं कि किस प्रकार से हिमालय का भूभाग है। इस प्रकार अगर हम देखें तो उत्तराखंड का ये पूरा क्षेत्र जो है ये फैला हुआ है। जो ट्रांस हिमालय जिसकी हम बात करते हैं, तो ट्रांस हिमालय इस प्रकार से है, ये वाला जो पार्ट है इसके बाद ये तिब्बत शुरू हो जाता है, तिब्बत का भूभाग है। तो उत्तराखंड का अगर हम मेजरली पहाड़ी क्षेत्र देखें तो ये सबसे टॉप पीक है, और उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट जो सीमा है वो है 7,817 मीटर, जिसको हम जो है नंदा देवी पश्चिम के नाम से जानते हैं। हिमालय की उत्तराखंड में सर्वोच्च अगर जो है श्रेणी देखें तो नंदा देवी पश्चिम है। यहां से ही उत्तराखंड का जो भूभाग है वो वास्तविक रूप से शुरू होता है। लेकिन अगर हम इस वाले भूभाग को देखें, ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है आपका ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, और ट्रांस हिमालय ये उत्तराखंड की हिमालय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, और यहाँ जो है तिब्बत से सीमा रेखा बनाता है। इसके बीच का अगर हम देखें तो यहाँ पर एक घाटी होती है, जो घाटी यहाँ से मार्ग का निर्माण करती है। यानी अगर उत्तराखंड से हमें तिब्बत को अगर जाना है तो उसके बीच का जो ये प्राकृतिक मार्ग होता है, यही क्षेत्र ट्रांस हिमालय के अंतर्गत फैला हुआ है, और यहाँ अधिकांशतः दर्रों का निर्माण होता है। यानी जितने भी दर्रे हमारे, चाहे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ से चीन के साथ जो बनते हैं, वो सारे इसी भूभाग के अंतर्गत है, जिसमें कई दर्रे हम पढ़ते हैं, थांगला, लिंगला, नैलन हो गया, सांगचोकला। इसी प्रकार से चमोली में चले जाएं तो नीति, माणा, किंगरी, बिगरी, ये सारे जो है इसी भूभाग के अंतर्गत बनने वाले दर्रे हैं। तो ये वाला जो भूभाग है, इसी कारण हम इसको हिमालय के भूभाग के ऊपर पढ़ते हैं। हिमालय की वास्तविक जो श्रृंखला होती है वो प्रारंभ होती है महान हिमालय की सबसे उच्च चोटी नंदा देवी पश्चिम से। ये वाला जो भूभाग 7,817 मीटर का जो है, यहाँ से लेकर के और दक्षिण में 4500 मीटर तक, यानी 4500 मीटर और 7,817 मीटर के बीच का जो ये भूभाग है, यही कहलाता है महान हिमालय उत्तराखंड के अंतर्गत। इसकी जो सीमांकन है वो अलग अलग जो है राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है। उत्तराखंड में मैक्सिमम ऊंचाई इसकी 7,817 मीटर की है। तो ये महान हिमालय का जो क्षेत्र है, मेजरली जो जाना जाता है वो दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो विशाल हिमनदों के लिए, जितने भी ग्लेशियर्स आपके होंगे अधिकांश बड़े बड़े ग्लेशियर, जिसमें गंगोत्री हो गया, पिंडारी, नीलम, ये सारे जो है आपके महान हिमालय के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा जो है, ये जो पूरा उत्तरी भूभाग अगर हम देखें तो इसमें जो है कुछ भूखंड अधिकांशतः जो है, जो भूकंप संबंधी घटनाएं जो है वो भी इसी भूभाग के अंतर्गत, क्योंकि जो महान हिमालय है और मध्य हिमालय, इसके बीच में अगर हम देखें तो एक भूकंपीय रेखा है जो बीच में भ्रंश का निर्माण करती है, जिस कारण महान हिमालय के अंतर्गत ही अधिकांशतः भूकंप आते हैं। भूकंप के मेन क्षेत्र अगर हम देखें तो चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ये तीन जो जिले हैं जहां पर भूकंप सर्वाधिक आते हैं। कारण यह है क्योंकि इनका अधिकांश भूभाग जो है महान और मध्य हिमालय के अंतर्गत फैला हुआ है, और महान और मध्य हिमालय के बीच में ही एक केंद्रीय भ्रंश रेखा है जो प्लेटों के लगातार टकरावट के उपरांत इस प्रकार की प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उसको निर्मित करता है। 4500 मीटर से अगर हम दक्षिण में आए और 1200 मीटर तक, इसका जो दक्षिणी भूभाग है, ये दूसरा वाला भूभाग, ये कहलाता है मध्य हिमालय, या इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। और लघु या मध्य हिमालय को अगर हम देखें तो ये मेजरली जो है, जो इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी भूग्याल हैं, छोटे छोटे घास के मैदान और पठारी जो क्षेत्र है, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद इसके दक्षिण में जो है लगभग 750 मीटर से जो है और 1200 मीटर के बीच का जो ये क्षेत्र भूभाग है, ये कहलाता है शिवालिक क्षेत्र। और ये उत्तराखंड का अगर मेजरली देखें तो यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वनों का जो है जो क्षेत्र है, सबसे सघन वनों का क्षेत्र अगर हम देखें तो इसी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत आने वाला सर्वाधिक उत्तराखंड में देखें तो नरेंद्र नगर, जहां पर अत्यधिक वर्षा होती है, जिसे उत्तराखंड का चेरापूंजी भी हम कहते हैं, वो इसी भूभाग के अंतर्गत आता है। इसको समझेंगे कि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, जब एक और लेक्चर इसमें पूरा विस्तार में पढ़ेंगे वन्य क्षेत्र के अंतर्गत, वहां चर्चा करेंगे। फिर यहाँ से दक्षिण जब हम आते हैं तो यहाँ से पहाड़ी क्षेत्र समाप्त हो जाता है और भाबर का एरिया शुरू हो जाता है। भाबर वो एरिया होता है जो कंकड़ पत्थर और झाड़ियों से बना होता है। कारण यह होता है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से नदियों के द्वारा जो भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और अवसाद लाए जाते हैं,
बड़े पत्थर मैदानी क्षेत्र में आते ही भाबर क्षेत्र में समाहित हो जाते हैं और यहाँ पर जो है निर्माण करते हैं भाबर क्षेत्रों का। कृषि के लिए अनुपजाऊ क्षेत्र है, उसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं और जहाँ कंकड़ पत्थरों की संख्या, झाड़ियों की संख्या ज्यादा होती है, ये ज्यादा क्षेत्र होता है, वहां पर जो है कृषि करना अनुपयुक्त होता है। इसके बाद जो है एक क्षेत्र मैंने आपको बताया दून या द्वार हिमालय का। तो ये दून या द्वार हिमालय हिमालय की श्रृंखला नहीं है, ये हिमालय के समानांतर ही फैली हुई एक घाटी है जो देहरादून से शुरू होती है और अंत में चंपावत तक जाती है। हिमालय के समानांतर होने के कारण इसको एक हिमालय का नाम दिया गया है, यद्यपि ये हिमालय का कोई भूभाग नहीं है। इसमें हिमालय के समतुल्य जो है ये पहाड़ी जो है क्षेत्र बनता है। और दून या द्वार का अर्थ होता है घाटी, जिसमें छोटी छोटी घाटियां आती हैं, वो सारा जो है इस भूभाग के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो तराई क्षेत्र आता है उत्तराखंड का एक भूभाग, जिसमें अधिकांश भूभाग अगर हम देखें तो उधम सिंह नगर का है। और तराई भूभाग वो होता है जहां पर सिंचाई की अत्यधिक सुविधा होती है। तो उधम सिंह नगर का पूरा भूभाग अगर हम देखें तो नदियों के द्वारा, जो नहरों का निर्माण किया गया है, नदियों के द्वारा जो पूरा क्षेत्र है सिंचित होता है, इसी कारण इसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। और कृषि की दृष्टि से एक उपजाऊ क्षेत्र है, जिस प्रकार से गंगा का मैदानी भाग है। तो ये नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, इसी कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। और दूसरा गंगा का मैदानी भाग देखें तो ये गंगा के द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद है, जिसमें दक्षिणी हरिद्वार का भूभाग आता है, तो गंगा के द्वारा जो भी अवसाद बहा करके लाए जाते हैं उससे जिन मिट्टियों का निर्माण होता है, दो प्रकार की मिट्टियां बनती हैं, एक होती है खादर और दूसरा बांगर मिट्टी, या जिसको जलोढ़ मृदा भी हम कहते हैं, नई और पुरानी जलोढ़ मृदा के रूप में। यही उत्तराखंड का जो हरिद्वार का दक्षिणी भूभाग है ये उपजाऊ बनाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो मेजरली दो भाग जो है जो उपजाऊ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक है तराई क्षेत्र और दूसरा गंगा का मैदानी भाग। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये उत्तराखंड का पूरा भौगोलिक विभाजन था। इसमें हमने सीमाएं देखी, किन किन जिलों की सीमा रेखा बनती है। बाकी इन पे विस्तार में और चर्चाएं करेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत काफी क्षेत्र आता है, जैसे हिमालय का ही जो विभाजन है, हिमालय के सेपरेटली जो कैसे कैसे इसका जो है क्षेत्र और कौन कौन से भूभाग इसके अंतर्गत आने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। तो आज की तिथि में इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा जो है ऑनलाइन की वीडियोस का जो है जो जितनी शॉर्ट रहे अभी शुरुआत में वो उस पर्पज से बनाई जा रही है। बाकी आगे जो है जैसे ही वो होता रहेगा फिर और जो है कुछ कक्षाएं इसमें। धन्यवाद।